मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खबरसात सदर पाकिस्तान ने 23 मार्च को मुख्तलिफ कैटेगरी के 182 अफराद को सिविल और मिलिट्री अवार्ड से नवाजा। इन शख्सियात में बरतानवी पाकिस्तानी वाजिद खान भी शामिल थे। ये इस वक्त यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं। उम्र 39 साल है। वालिद टैक्सी ड्राइवर थे और वालदा हाउस वाइफ। वाजिद खान ने आला तालीम हासिल की, 12 साल पढ़ाया, सियासत में आए, लेबर पार्टी में शामिल हुए, बरतानिया में साउथ एशियन कम्युनिटी की खवातीन के लिए बेतहाशा काम किया और बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए। ये दुनिया में पाकिस्तान, कश्मीर और मजलूम खवातीन की ताकतवर आवाज हैं। ये दुनिया के हर फोरम पर मजलूम कश्मीरियों के लिए एहतजाज भी करते हैं और इनके लिए हक खुद इरादियत का मुतालबा भी। ये पाकिस्तान के मुफ्त सफीर हैं। ये बरतानिया में पैदा होने के बावजूद पाकिस्तान की मट्टी से जुड़े हुए हैं। मेरा हुकूमत को मशवरा है ये वाजिद खान जैसे लोगों पर मुश्तमिल एक फोरम बनाए। इस फोरम के साथ पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी इमेज को बेहतर बनाने के लिए मशवरे करे और फिर इन लोगों की मदद से पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग करे। मेरा ख्याल है वो केस जो हम 70 साल में नहीं जीत सके वो हम वाजिद खान जैसे लोगों की मदद से 70 माह में जीत लेंगे। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। FATF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। ये अगर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की आज तक की कोशिशों से मुतमईन हो गया तो पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हो जाएगी और यूं हमारे लिए माशी दरवाजे खुल जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में हम ग्रे से ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। हमने दहशतगर्दी की जंग में दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन दुनिया हम ही से पूछ रही है तुम दहशतगर्दी क्यों फैला रहे हो? यह किसका फेलियर है? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि नवाज शरीफ की जमानत का फैसला कल होगा, लेकिन वजीर आज़म ने आज फरमा दिया मैं ब्लैकमेल होऊंगा और ना ही NRO दूंगा। अदालत का फैसला कल आएगा, लेकिन वजीर आज़म ने अपना फैसला आज दे दिया। इतनी जल्दी क्यों है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे अख्तर खान साहब ने ज्वाइन किया लाहौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। और हमारे तीसरे मेहमान, इंतहाई अहम मेहमान वाजिद खान साहब है, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के रुकन भी हैं और कल परसों इनको सितारा कायदा मिला पाकिस्तान की तरफ से। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, आप तो क्योंकि बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक भी है और हमसे ज्यादा ताल्लुक है बाज़ औक़ात मुझे महसूस होता है, तो पाकिस्तान की जो मार्केटिंग है इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जुबैद चौधरी साहब आपको सलाम और बाकी तमाम जो पैनलिस्ट को भी सलाम। मुझे भी आपने मौका दिया आपके प्रोग्राम पर आने का, तो मैं ये कहना चाहूँगा वहाँ UK में नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड मेरा हलका है जो 7 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं और 76 MP के हल्के हैं। तो उस हल्के में नॉर्थ वेस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी लोग रहते हैं। तो उनके साथ जब हम फिरते हैं, टाइम गुजारते हैं, तो उनके जो ख्यालात, एहसासात, जज्बात पाकिस्तान की तरफ इतने जोश व खरोश से वो काम कर रहे हैं और यहाँ सपोर्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तान। तो मैं भी वहाँ का जो मेंबर पार्लियामेंट हूँ तो उनको देखकर मुझे भी बहुत इम्प्रेस होता हूँ, मुतासर होता हूँ। और ये भी बहुत अहम बात है कि मेरे जो वालिदैन हैं वो पाकिस्तान से आए हैं, तो थैंक यू, आपने मुबारक भी दी है। लेकिन मैं ये जो अवार्ड जो सितारा कायद-ए-आज़म मिला है, मैं इस अवार्ड को डेडिकेट करता हूँ कश्मीर कोज़ को और कश्मीरियों के लिए। आई डेडिकेट दिस टू द कश्मीरी पीपल, क्योंकि काम पार्लियामेंट में जो मैंने किया है कश्मीर के ऊपर, उसकी जो मेन रीज़न थी मुझे अवार्ड मिलने का। अच्छा वैसा ये फरमाइएगा कि अब देखें ना, पाकिस्तान ने ये जितना अरसा ये वॉर एंड टेरर जारी रही है, पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। हमारे 70,000 लोग इसमें शहीद हुए। हमारे सोल्जर फौजी जो है वो 7,000 के करीब वो शहीद हुए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया पाकिस्तान का और हमें $200 बिलियन के करीब तकरीबन नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद दुनिया हमें दहशतगर्दों के साथ ब्रैकेट करती है।
तो एक तासुर ही गलत है पाकिस्तान के बारे में, तो इस तासुर को कैसे ठीक किया जा सकता है? जवेद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये जो टेररिज्म को मिसकंस्ट्रक्ट किया जाता है, अब लोगों को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानी दी है वॉर ऑन टेरर सिंस 2001 और अभी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है टेररिज्म को शिकस्त देने में, और बाकी जो अमन पीस का पैगाम वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मिसकंसेप्शन ये यूरोप से भी आ रही है, जो हमारे यूरोपियन लीडर्स, उनको नहीं पता ये पाकिस्तान की कितनी स्ट्रगल है। तो मैं समझता हूँ जैसे हम यूरोपियन पार्लियामेंट में चंद पाकिस्तान नजात MEPs हैं, अगर यूरोपियन पार्लियामेंट में जो लोग पाकिस्तानी निजात, हम पाकिस्तान को समझते हैं एज अ कॉमनवेल्थ कंट्री, हमारी ब्रिटिश और पाकिस्तानी तारीख भी है, तो ये रोल हम अदा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान भी एक अजीम मुल्क है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। मैं यहाँ इलेक्शन में ऑब्जर्वर था, खुरम दस्तगीर साहब जानते हैं इस बात को। आई वाज हियर। तो पाकिस्तान इज इवॉल्विंग डेमोक्रेसी, इट्स अ ग्रेट नेशन। और ये मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा जवेद साहब, मैं MEP से पहले मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था और पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरा बहुत आना जाना रहता था। तो पाकिस्तान में इतने टैलेंट, यकीन करें मैं दुनिया में मैं घूमा हूँ, और जो पाकिस्तानी नौजवान हैं इतनी उनमें टैलेंट है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई तो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत आले तरीके से वो इंशाअल्लाह संभालेंगे। बिल्कुल सही, आप साथ रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारी से ये फरमाइएगा सर, ये फैटफ क्यों का मीटिंग शुरू होगी उसकी FATF की, तो ये अगर जो शॉपिंग लिस्ट उन्होंने हमें दी थी और अगर हम उस पर फुलफिल नहीं कर पाते, हम ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाते कि हमने वाकई जो दहशतगर्दी के बारे में हमें जो कहा गया था हम उससे निकल चुके हैं, अब हम एक्सपोर्टर नहीं है, हम विक्टिम है, अगर हम ये साबित नहीं कर पाते तो पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी बिलखसूस इकोनॉमी के? जी जावेद, देखिए पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किसी न किसी सूरत में 2007 से है। वो मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस आए और 2010 में प्रॉपर एक्ट प्रोमलगेट हुआ, और वो एक्ट में किसी किस्म की कोई खामी नहीं है। प्रॉब्लम इज़ नॉट द एक्ट, प्रॉब्लम इन्फोर्समेंट भी नहीं है। इशू मेरी नज़र में बुनियादी तौर पे ये है, और वो लिंक्ड जो आप वाजिद खान साहब से पूछ रहे थे कि पाकिस्तान अपना केस क्यों नहीं सही प्रेजेंट कर सका अभी तक। हालांकि कुर्बानी पाकिस्तान की इस वॉर ऑन टेरर में मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा है, और तस्लीम भी की जाती है। प्राइवेट जो स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शन होता है उसमें कुर्बानी तस्लीम भी की जाती है, और जिस इफ़ेक्टिव तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज ने टेरर को कंट्रोल किया मुल्क के अंदर, वो भी तस्लीम किया जाता है। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें हैं। एक तंजीम ऐसी है जो कि पाकिस्तान को एक अटैक करते हैं, और वो तो बहुत इफेक्टिवली अब अल्लाह की मेहरबानी से कंट्रोल की गई है। एक तंजीम है जिन पे इल्ज़ाम लगता है कि ये बेस पाकिस्तान में है, पाकिस्तान को अटैक नहीं करती, लेकिन इंडिया एक आप पे चार्ज करता है, और इससे बहुत दफा आपको नुकसान भी होता है। क्योंकि लेकिन हमारे साथ देखें सर, अभी हम ग्रे लिस्ट में है इस वक्त, और अगर हम दुनिया को ये साबित करने में नाकाम हो जाते हैं कि जो हमारे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं ये सारे गलत हैं, कोई टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान में नहीं हो रही, और हमारी मैशत बड़ी पाक है, क्लियर है, और दहशतगर्दी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अगर हम ये साबित नहीं कर पाते तो फिर हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। आपने एक चीज जावेद, आपने एक चीज साबित करनी है अभी, और उस पर काम शुरू हुआ है, और मेरा ख्याल ये पहली हुकूमत है जिसने काम शुरू किया है। ये जिन तंजीमों की मैं बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान बेस्ड हैं एलिजिडली, और पाकिस्तान को अटैक नहीं करती लेकिन पाकिस्तान से बाहर अटैक करती हैं, इनके खिलाफ आपने इफेक्टिव स्टेप्स अगर उठा लिए तो आप FATF के जो मसाइल हैं आपके लिए ज़रा आसान हो जाएंगे, और आई थिंक आप किसी न किसी हल की तरफ पेशकदमी शुरू कर देंगे। ठीक, बुनियादी चीज ये है सर। खुरम साहब, ये निकल आएंगे सर इस सारे ट्रैप से? खुरम साहब के पास हूं, खुरम साहब निकल आएंगे इससे? जी, सबसे पहले तो मैं वाजिद खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैंने इनके साथ काम किया है वहाँ ब्रसल्स में, क्योंकि मैं GSP प्लस की लॉबिंग के लिए जाता था एज कॉमर्स मिनिस्टर, और इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, और पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बल्कि इनकी और दूसरे जो पाकिस्तानी निज़ाद MEPs हैं उनकी मौजूदगी बड़ी गनीमत है, क्योंकि ऐसे लोग जिनका दिल से कल्बी ताल्लुक़ हो
पाकिस्तान के इशूज़ से और कश्मीर इशू से, उनकी वहाँ मौजूदगी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी गनीमत है और इनको बेहतर तरीके से हमें अभी लेवरेज करना उधर के सफारत खाने के ज़रिए, गैर सरकारी तंजीमों के जरिए, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। बल्कि मेरा ख्याल है एक फोरम बनना चाहिए ऐसे लोगों का कि जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़े बाहर जाकर। जी, पाकिस्तान की जो ओवरऑल डिप्लोमेसी है उसके अंदर एक इर्तका होना चाहिए, जो एक ट्रेडिशनल से अब नॉन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ। लेकिन जो FATF का मामला है, पहले तो हमें ये रिकॉर्ड दुरुस्त करना है कि ये पहली हुकूमत नहीं है, कहते हैं, जिन्होंने काम शुरू किया। फरवरी 2015 में इसी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे से वाइट किया था। सो जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है FATF में, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई, क्योंकि फिर आप ही की गवर्नमेंट में आई ना सर, ग्रे आप ही की हुकूमत में आई। नहीं, वो मैं इसी पर ये एक दिलचस्प और संगीन, मैं कुदरत का एक मजाक ही कह सकता हूं कि देखिए ना, कि क्या हुआ, जो चीज डॉन लीक्स बनी वो 2.5 साल बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया बन गई। तो वो जो इर्तका है, वो जो कि डॉन लीक्स ने जो जाहिर किया, वो हम नहीं कर सके, जो दुनिया की डिमांड थी, हमें ग्रे में जाना पड़ा। अब जबकि एक और मुसीबत पाकिस्तान पर आ गई है, तो अब वही बात जो है वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत ये काम करे। बड़ी अच्छी बात है कि इसको होना चाहिए। सर देखिए ना, नेशनल एक्शन प्लान, उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, उसी से ये सारी चीजें ठीक होंगी ना। जब आपको वजीर खारजा दावत देता है पूरी अपोजिशन को, तो आप डिक्लाइन कर देते हैं, आप कहते हैं कि हम तो नहीं सुनेंगे, और आप कहते हैं पार्लियामेंट में आके बात करें। पार्लियामेंट तो ऐसा फोरम नहीं है जहां पे इस किस्म की बातें की जा सके। देखिए, पहले तो बात, अब आप खुद ही नहीं चाहते, वजीर खारजा का ये फंक्शन नहीं है, ये काम पाकिस्तान के वजीर दाखिला का है, जो इस वक्त वजीर आजम भी हैं। ये काम पाकिस्तान के वजीर दिफा का है कि वो आकर नेशनल एक्शन प्लान, जो जहां जिनकी जिम्मेदारी है, वो अव्वल तो ब्रीफ करें। दूसरा जो हरकत है, ये अजीब-ओ-गरीब बात है, वजीर आजम अनजाने आजम है कि फॉरेन मिनिस्ट्री का क्या काम है कि वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की नॉमिनेशन जो है, वो ये काम वजीर आजम का है। वो उन्होंने एज लीडर ऑफ द हाउस, उन्हें अच्छी बात है ना, भूल जाता है, उन्हें भूल जाता है ना, वो वजीर आजम है, उन्होंने अपने इख्तियारात तकसीम कर रखे हैं। उन्हें भूल जाता है कि वो सिर्फ वजीर आजम नहीं है, वो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, और लीडर ऑफ द हाउस ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से गुफ्तगू करनी है, कंसल्ट करना है, तभी ये अपॉइंटमेंट होगी। यहां ये हाल था चौधरी साहब, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ेगा, ये बड़ी भयानक सूरत हाल है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सख्त तरीन तनाव में भी वजीर आजम ने आके ऑपोजिशन से हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा। ये अजीबोगरीब उनकी मंतक है कि भाई, जब जो लोग मुंतखब होकर आए हैं उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं कर रहे, या आपने अपने कोई किसी फ्रंट के जरिए, फॉरेन ऑफिस के जरिए काम किया है, तो फॉरेन ऑफिस से काम नहीं कर सकता। काम 12 लीडर ऑफ द हाउस को करना है, और अगर नेशनल एक्शन प्लान पे कुछ होना है, वजीर दाखिला और वजीर दिफा बुलाए ना जी। यानी आप समझ रहे हैं कि परवेज खाटक साहब आए, वजीर आजम खुद आए, नहीं जी, वजीर आजम, और अगर वजीर आजम आए तो फिर आप तैयार है वैसे नहीं। हम बिल्कुल कह सकता हूं, नुकसान हो जाएगा ना सर। नहीं तो नुकसान तो इन्होंने कर दिया है ना जी। बात ये कि अगर आप उस दिन नहीं आ सकते जब हिंदुस्तान हमारे ऊपर बंदूकें और मिसाइल तान कर खड़ा है, अगर उस दिन आकर अपोजिशन से हाथ नहीं मिला सकते तो किस दिन मिलाएंगे? इनका ख्याल ये कि आप सीरियस है सर इन इश्यूज पे। अब ये FATF का वफ्द पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पे भी अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई पाकिस्तान में। सर, नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 का कंसेंसस शुदा डॉक्यूमेंट है। उसमें कोई ऐसी चीज है जिस पे अब बकाया कुछ 5 साल बाद कुछ जरूरत है, लेकिन फिर भी बैठ के अगर उसमें कोई रद्द बदल करना है 100 बार करें। खुर्रम साहब बड़े सीनियर आदमी हैं। देखिए, इशू ये है कि एक हुकूमत और एक पार्टी पे मुनसर है कि वो किस काम के लिए अपना कौन सा नुमाइंदा, चाहे वो कोई पार्टी का अहदेदार है या कोई वफाकी वजीर है, उस पे तैनात करता है। ये फिर, और अल्टीमेटली ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर और पार्टी का लीडर इस अमल में शामिल होगा। एक दूसरी में बात कहूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही खुर्रम ने कि 2015 में आप वाइट लिस्ट में चले गए और उसके बाद वो फिर ग्रे FATF की लिस्ट में आ गए। मैं गुजारिश करूं कि आखिर क्या ऐसा चेंज हुआ है कि अब हुकूमत या स्टेट के अदारे और हुकूमत एक पेज पे आ गए और इकट्ठे होके मुल्क की बका के खातिर काम, ये पिछले दौर में क्यों नहीं हो सका? मैं ये सवाल करता हूं, ये क्यों नहीं हो सका और हमने इसको इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना दिया? सर, वो पहले सिविल मिलिट्री डिवाइड था ना सर,
सर वो अब डिवाइड सिविल- क्यों सिविल था? डिवाइड है सर, सिविल यहाँ पे। मिलिट्री ये डिवाइड वजह नजर आ क्यों रही था? हुकूमत को चाहिए था ना कि वो डिवाइड दूर करती, और जिस तरह अब एक पेज पे बैठे हैं सब, तब बैठते तो शायद हमारे वैसे- मसाइल वैसे में एक जरा सवाल कुछ ये कम। है कि सर देखिए ना, इस वक्त आपको अपोजिशन की जरूरत है, गवर्नमेंट को अपोजिशन की जरूरत है, लेकिन वजीर साहब अपनी हर तकरीर में वो नैब का केस लड़ना शुरू कर देते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब जो है खौफजदा है नैब से, और मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, मैं उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। मियां नवाज शरीफ साहब एनआरओ चाह रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। और ये है कि ये कैसे हो सकता है कि 1.5 लाख मुजरम जेलों के अंदर हो और मियां नवाज शरीफ को मौका दे दिए वो बाहर जाए। तो सर ये जब आप इस किस्म की बातें करते हैं तो फिर आप कैसे अपोजिशन को साथ लेके चल सकते हैं? जावेद चौधरी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी सियासी बात पे बिला वजह इस तरह की तनकीद शुरू कर दें, ये बात हो रही है सियासत की नहीं, ये बात हो रही है अकाउंटेबिलिटी। अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो नैब का काम है ना जी नहीं देखिए, ये फैसला तो अदालत ने एनआरओ करना है सर, कल अदालत एनआरओ ने तो करना है नैब का फैसला। काम नहीं है। एनआरओ तो नैब का काम नहीं है। एनआरओ का मतलब है कि एक नए कानून असेंबली के फ्लोर पे पेश किए जाएंगे जो पाकिस्तान के लेकिन सर, नॉर्मल इशू कानून ये है, कि उनके जो होते हुए नैब के लोगों इशू को है ना सजा सर, माफ हो जाए। जो अदालतों के इश्यूज है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आ रहे हैं। नहीं और जो उनके issues एनआरओ हैं, का उसमें मतलब वो ये नहीं, गुजरात जावेद चौधरी एनआरओ का मतलब ये है जो पहले नेशनल रेकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस नवंबर 2007 में बना और जो कि अल्टीमेटली नल एंड वॉइड करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब एनआरओ तो हम नहीं लाएंगे, हम तो किसी किस्म का कोई ऐसा कानून असेंबली के फ्लोर पे नहीं लाएंगे जिससे कोई सजा याफ्ता आदमी बैठा है तो उसको माफी मिल जाए और वो जनाब बाहर चला जाए। हाँ, अदालतों पे मुनस्सर है, अदालतें जो मुल्क के मौजूदा कानून है एनआरओ का नाम लेते हैं वो पाकिस्तान की अदलिया की तौहीन करते हैं। लेकिन सर आज भी उन्होंने कहा कि आप दबाव डाल रहे हैं, तो आप बात आ जाए सर, क्यों दबाव डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे आप? कोई दबाव नहीं डाल रहे, हम तो अदालत के सामने पेश हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है, सर वजीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान में किसी जगह इलाज मैं एक करवा सवाल करता हूं जावेद चौधरी, मैं एक सवाल कर सकता 1975 हूं। में जब इंदिरा गांधी को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, उसने इमरजेंसी लगा दी, उसने वजारत उस्मा नहीं छोड़ी। यहां नवाज शरीफ 4 घंटे बाद वजीर आज़म हाउस छोड़कर चला गया। और क्या चाहते हैं अदलिया की तकरीम? यही तकरीम है ना, आपका वैसे 200 दफा पेश हुए मैं एक उनके सवाल सामने। करना जाती चाहता तौर पे आपका ये हूं ख्याल है फोरम कि भाई नवाज से। शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए? जावेद नहीं, मैं सवाल मेरा करना ये चाहता ख्याल हूं। है कि हमने दुरुस्त तौर पे अदलिया के तमाम फोरम्स को जो अप्रोच करने का फैसला किया है। हम अदालत में अपना केस लड़ रहे हैं, अदालत में लड़ते रहेंगे। और मियां नवाज शरीफ की सेहत खराब है, आप हमें तो ब्लेम ना करें। खुरम भाई मेरी गुजारिश सुने। ये पहले क्यों नहीं हुआ? जावेद मेरी एक गुजारिश सुन ले। इशारा किया था कि 2016 में जब एक तंजीम के ऊपर एक्शन करने का नवाज शरीफ ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने का नवाज शरीफ ने कहा, तो वो स्कैंडल बन गया। वो नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने का इल्जाम आ गया। उसके ऊपर ये सिर्फ इल्जाम नहीं आया, उसके ऊपर वजीर इतलात और वजीर लॉ, स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर को रिजाइन करने पड़े। सर वो आपने क्यों लीक किया था ना? इंफॉर्मेशन ये है ना, हमारे साहब ये कुछ कह रहे थे। बात यह है कि वो मैं उसी वक्त अगर ये काम हो जाता जिस वक्त नवाज शरीफ ने कहा था, तो आज हमें पूरी दुनिया में इस तरह की जो आज ऑपोजिशन हमें हो रही है, और ये हकीकत दो चीजें हिंदुस्तान, ये मैं एक बात कर लूं फिर आप जवाब दे दें। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने उसकी कोई मजम्मत नहीं की। ठीक हो गए, उसको कंडोन किया है। जी हमारे साहब, जी हमारे साहब। देखिए दो चीजें हैं। एक तो हम सारे नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिए दुआ गो हैं। देखें सियासतें चलती रहती हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे वो कानून बताइए जिसके तहत इस वक्त इमरान खान की हुकूमत नवाज शरीफ को, जो कि इस वक्त कन्विक्ट हैं लेकिन अपीलेट कोर्ट्स में हैं, जेल से बाहर निकाले और पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए भेजते। ये हमारे पास में नहीं है, ये अदालती मामला है। हमारे पास में यह है कि हम नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में जो दस्तयाब हैं बेहतरीन फैसिलिटीज वो ऑफर करे, वो हम कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात आपने की, देखिए डॉन लीक्स में किसने क्या किया और क्यों किया और कैसे किया। डॉन लीक्स में स्टेट के बहुत ही सेंसिटिव इदारों के बारे में बहुत डेंजरस इंफॉर्मेशन लीक हुई और वो एक वजह बनी जिसके तहत जो मुल्क के बहुत ही सेंसिटिव इदारे और हुकूमत वक्त जो है उसमें आपस में महाजराई शुरू हुई। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि उसमें महाजराई शुरू हुई और इस वजह से ये सारा काम उस वक्त नहीं हो सका और अब शुरू हुआ।
अजय, मैंने ब्रेक लेनी है, भाई साहब के पास एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। डॉन लीक्स के अल्फाज वो आर्टिकल के और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया 2.5 साल बाद का मनोवन एक है। ठीक हो भाई साहब, ये फरमाइए कि सर ये मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत वाकई खराब है, अगर ये लंदन आ जाएं तो बेहतर ऑप्शन होगा उनके लिए, या उनको पाकिस्तान में रह के इलाज करवाना चाहिए? छोटी सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। भाई साहब, मुझे यकीन है कि आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहेंगे कि बिलावल साहब भी बाहर जाना चाहते हैं, जरदारी साहब भी बाहर जाना चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी बाहर जाना चाहते हैं, मुशर्रफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या इस सब के बाहर जाना इससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर आपको देना चाहें जवाब इसका। देखिए, मैं समझता हूँ आपके पास बहुत ही दो सीनियर काबिल पैनलिस्ट बैठे हैं, हुमायूं अख्तर साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब। इसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जैसे किसी ने अपने पहले जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, तो इनके लिए इंशाल्लाह दुआ करते हैं, वो अल्लाह उनको सेहत कामिला आजा नाफिया नसीब फरमाई। वो एक एज ए फॉर्मर लीडर ऑफ पाकिस्तान उनकी जो रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। मैं एज ए यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन, जो भी होते हैं हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो चलाते हैं, इनके साथ हमें काम करने का मौका है और करते भी हैं। जैसे आप खुर्रम दस्तगीर साहब पहले भी वो कह रहे थे, हमने इनके साथ काम किया है और ये इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है जो GSP प्लस के लिए। फिर अभी हम PTI गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मेरी मीटिंग्स भी अभी सुबह भी हैं लीडरशिप के साथ। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो भी सियासत, जो भी पार्टी आए, वी आर वर्किंग विद देम, और ये जो जहाँ इलाज करना चाहिए उनको, इनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा, सवाल उठाऊँगा कि पाकिस्तान में ऐसे हॉस्पिटल सिस्टम्स सब लोगों के लिए होने चाहिए कि आपको ज़रूरत न पड़े आप बैरून मुल्क जाएँ। बिल्कुल सही बात है। ये आज वज़ीर ने भी कहा, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने 30 फैक्ट्रियां बना ली, एक अस्पताल नहीं बना सके काम का। ये एक सवाल है जो बार बार यहाँ पे उठाया जा रहा है। अच्छा, ये फरमाया भाई साहब, ये जब से गवर्नमेंट आई है नई, इमरान खान साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये मोदी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का। इनकी जो पहली तकरीर थी उसमें, और अब आज भी इन्होंने ये कहा है कि मोदी साहब जो हैं वो आए और हम टेबल पर बैठ के मामलात को दुरुस्त करते हैं। तो कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि हमारे वज़ीर को बार बार ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि मोदी की तरफ से हाथ नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और बाहर की दुनिया कैसे देख रही है पाकिस्तान की इस ऑफर को? देखिए जवेद भाई, मैं समझता हूँ जो अमन का पैगाम लेकर जाएगा, जैसे उन्होंने कहा है आप एक कदम बढ़ें तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ ये अच्छा मौक़िफ़ है। एक नज़रियाती आदमी है जो अगर कोई भी ये बात करे। मसला ये है जवेद साहब कि अभी जो मोदी PM इंडिया के हैं वो इलेक्शन मोड में है, तो इलेक्शन में तो वो अग्रेसिव, वो टफ ऑन पाकिस्तान और टफ ऑन कश्मीरीज, ये पॉलिसीज अख्तियार करते हैं, तो इनकी जो वोट बैंक इंडिया में वो बढ़ जाती है। तो अभी तो मोदी को के हवाले से वो सही बात नहीं करेगा क्योंकि वो इलेक्शन मोड में वो फुल फ्लैज है। ये जो पाकिस्तान ने करतारपुर का कॉरिडोर खोला है, उन्होंने ओपन किया है, मैं समझता हूँ ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है। और दूसरी बात, जब से इन्होंने ये जो इंडियन कैप्चर्ड पायलट को वापस किया है, ये साफ साफ वो एक्शन, वर्ड्स नहीं, ये रेट्रिक नहीं, ये एक्शंस दिखा रही कि PM साहब वांट्स टू मूव टुवर्ड्स वो। और जवेद भाई यही बात है कि आई डोंट थिंक दोनों कंट्रीज, बोथ कंट्रीज को ये जो वॉर का जो रेट्रिक है, जो जंगी जुनून जो मोदी साहब से आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। मैं हमेशा जब भी तकरीर करता हूँ ये जो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, मैं ये मिसाल देता हूँ, फ्रांस और जर्मनी को देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो कैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से बोथ कंट्रीज क्लोज हो गए, और अभी आज यूरोप के सबसे मजबूत कंट्रीज फ्रांस और जर्मनी है। ये पाकिस्तान और इंडिया भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, हमें सीखना चाहिए सर तारीख से भी, मुल्कों से। थोड़ा सा ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट की एक कामयाबी है, ये सफारती महासों पे कामयाब हो रहे हैं। अब देखिए महातीर मोहम्मद का आना पाकिस्तान के अंदर, आप बड़ी कोशिश करते रहे, वो नहीं आया, और अब मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दुनिया बहुत उसको खुशाइंद कदम समझ रही है। तो सर ये बड़ी बात है। वैसे पहली बात तो ये है, मैं आपसे बसद एहतराम इख्तलाफ करूँगा, इस हुकूमत को मुसलसल सफारती पसपाई का सामना है। मसलन महातीर साहब का आप क्लिप चला दें जब उसमें फरमाया कि जी हम तो किसी की तरफदारी नहीं करेंगे,
तो उनकी पॉलिसी है ना सर, तो उनकी पॉलिसी है, तो उनके आने से फिर पाकिस्तान को क्या डिविडेंड हासिल हुआ? महातीर छोटी साहब छोटी गाड़ियों का कारखाना लग रहा है जिस पाकिस्तान में। वक्त हमारी हुकूमत थी तो महातीर साहब हुकूमत में नहीं थे, वो तो पिछले साल दिसंबर में उनकी हुकूमत दोबारा वापस आई है। लेकिन इससे कतई नज़र बात यही है कि जो हम सुनना चाहते हैं दुनिया से, वो इस हुकूमत इस मामले में बिल्कुल नाकाम रही है। यहां तक कि भी जैसे मैंने पहले कहा, हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बजाय ये कि हिंदुस्तान की मजम्मत होती, पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद आ गई और हमें फिर जो है चाइना से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वो हमें जो है रोके। इसी तरह जो है दुनिया के किसी मुल्क ने भी, यहां तक कि चाइना तक ने भी हिंदुस्तान की दरअंदाजी की मजम्मत नहीं की, यही कहा जी कि दोनों ममालिक जो हैं यूएई ने नहीं की, सऊदी अरब ने की है सर। और ठीक है, ये सारी दूसरा बात ये आपकी है दुरुस्त है कि सर। ये जो है, अगर आप खारजा पॉलिसी को आप ये कहें कि इकोनॉमिक्स की बजाय भीकोनॉमिक्स है, ये कि भीख से काम चलाएंगे, ये भीकोनॉमिक्स है, तो ये तो अभी हमारे दोस्त चीन ने आज तो क्या बदला है सर? आप भी ये करते थे, ये भी वो कर जी रहे हैं। हाँ, आपने ज्यादा कर लिया है, मैं थोड़ा बता किया। दूं जी, बदला ये है कि हमने कर्ज लेकर पाकिस्तान की मईशत में 12,000 मेगावाट बिजली ऐड की, सर, 2 ये LNG कर्ज टर्मिनल ले रहे लगाए, हैं तरबेला आपके 4 सूख बनाया लेने के लिए। जी नहीं, तरबेला 4 बनाया, नीलम जेलम बनाया, खिची कनाल कंप्लीट किया, लवारी टनल बनाया, 1700 किलोमीटर मोटरवे बनाई, हमने K3 K4 के न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए, हमने बलोचिस्तान में 1300 किलोमीटर की सड़कें बनाई, हमने 2000 किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन लाइंस लेकिन ये हैं, वज़ीर हर साहब पोल हमने बनाया, तो हमने वज़ीर तो साहब पाकिस्तान को इस काबिल किया है कि एक वो खुशखबरी अपने दे पैरों रहे पर हैं, खड़ा हो सके। मुसलसल एक खुशखबरी दे रहे हैं कि समंदर से तेल और गैस निकलने वाली है और ये एशिया का सबसे बड़ा जखीरा है। अगर वो निकल आई तो सर पाकिस्तान वाकई बदल जाए। जी, मेरी वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि वो वक्त से पहले बोल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि एक्सॉन मोबिल ने मेरे जराये के मुताबिक कहा है कि सिर्फ 15% चांस है उस साइज की डिस्कवरी का जो वो ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी ये सर्टन उसका साइज, उसकी कितनी कॉस्ट होनी है, उसमें कुछ वक्त लगेगा। अर्लीस्ट जो वो हो सकता है वो 6 साल है। पॉइंट सिर्फ यही है कि वो हुकूमत को जो एक डूबती हुई गर्दन तोड़ महंगाई अवाम के सामने है, गैस 145% फिर बढ़ाने का इंदिया दे दिया गया है, हर चीज महंगी हो रही है, और जिस कचरे में जो है वो मैं अब क्या कहूं, पाकिस्तान में जो रुपया है उसकी जो कीमत तेजी से गिर रही है, तो वो इस जो एक डूबती हुई मईशत है उसको एक तिनका वजीर आजम ने कहा जी हम अच्छी खबर देंगे, 6 साल लगने हैं और 6 साल बाद कहीं जाके चांस है कि शायद हम पहले एक्सट्रैक्ट कर सकें। जबकि मुस्लिम लीग नून की अचीवमेंट ये है अल्लाह के करम से कि थर कोल ने अपना 330 मेगावाट पाकिस्तान का पहला निकाल कर दे दिया। अब ऐसे ये फरमाइए, ये नून लीग को क्यों नजर आता है कि आप भीख मांग रहे हैं और भीख मांगना ही आपका काम है, और जब तक आप भीख मांगते रहेंगे मुल्क चलता रहेगा, जब आप ये बंद करेंगे आप मुल्क नहीं चला सकेंगे। सर वो 2013 में ये इसहाक डार साहब नहीं गए थे IMF के पास, तो वो भी भीख थी फिर, या 2008 में जरदारी साहब नहीं गए थे IMF के पास, वो भी भीख थी फिर। इशू भीख का नहीं है, इशू पाकिस्तान का ये है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर आप रुपया को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट रखेंगे, और खुर्रम दस्तगीर मेरे भाई इस पे बोलेंगे कुछ नहीं, ये कॉमर्स वजीर थे और मैं भी रहा हुआ हूं, कॉमर्स मिनिस्टर ये कभी भी नहीं चाहता कि उसका जो रुपया है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट रहे, क्योंकि उससे उसकी एक्सपोर्ट दुनिया में महंगी हो जाती है, इंपोर्ट सस्ती हो जाती है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। एग्जैक्टली ये हुआ मुस्लिम लीग नून के दौर में। और जब आप ऐसे करते हैं, देखिए अगर आप किसी बानी के आगे डैम बनाएंगे तो एक दिन आएगा कि डैम जो है वो टूट जाएगी और पानी बिखर जाएगा, तबाही आ जाएगी। और वही हुआ, 105 का रुपया जो है अब वो 140 तक। सर इन्होंने गलत किया होगा ना भाई साहब, देखिए चले गए। आपने क्या अच्छा किया? दूसरी मेरी एक और गुजारिश है। आपने क्या अच्छा किया सर? दूसरी, खुर्रम दस्तगीर ने बहुत से मंसूबे इधर बयान किए हैं, बहुत अच्छी बात है। सीपैक के मंसूबे ले लें, सीपैक के $62 बिलियन के मंसूबे, जिसमें से मैं समझता हूं बिल्कुल कि फिस्कली पाकिस्तान की फिस्कल ऑब्लिगेशन इतनी नहीं है कि पाकिस्तान के नाम कर्जे 62 बिलियन नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में भी कर्जे आ रहे हैं या इक्विटी आ रही है, उसकी जो फॉरेन एक्सचेंज मुहैया करनी है वो पाकिस्तान ने करनी है। $62 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज सीपैक के तहत। सीपैक का मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब एक ऐसा मंसूबा बता दें जो फॉरेन एक्सचेंज पैदा करेगा। मुझे ये बताएं कि सारे जो कर्जे आ रहे हैं और इक्विटी आ रही है और डिविडेंड्स जाएंगे और कर्जे वापस होंगे,
इसका फॉरेन एक्सचेंज कहां से आएगा? ये आपने हमारे जिम्मे जो लगा दिया है। इसीलिए $2.5 बिलियन फिस्कल डेफिसिट था, करंट अकाउंट डेफिसिट 2013 में, आप $19 बिलियन छोड़ के गए हैं। अब हमें आप कह रहे हैं कि हमने 7 महीने में कुछ नहीं किया। सर मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन अमई साहब सवाल आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं सर कि ये जो महंगाई बढ़ रही है 145%, अब गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, गर्मी आ गई है, बिजली की कीमतों में आप इजाफा कर रहे हैं, तो और ये जो रेवेन्यू महंगाई है शॉर्टफॉल $485 बिलियन, $485 बिलियन एफबीआर जो है वो जमा नहीं कर सका, तो सर इससे पाकिस्तान कितनी देर चला लेंगे? सर आप एक छोटे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वाइसा ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान को अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ जो आपके जो सफारत खाने हैं मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ में, ये इनको हैव टू अप द गेम, क्योंकि आज जो चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में गुजर रहा है, ये जो इनवर्ड अट्रैक्शन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी जो कल्चरल एक्सचेंजेस, मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा रोल है आपकी जो एम्बेसीज़ का। और ये भी मुझे कभी नज़र आता है जब मैं जाता हूँ मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, पाकिस्तान जो एम्बेसीज में उनकी रिसोर्स कम होती हैं, उनके लोग भी कम होते हैं। दे हैव टू बी इन्वेस्टिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो ओवरसीज जो एम्बेसीज हैं मुख्तलिफ जो कंट्रीज, वो स्टेक होल्डर्स, बिजनेस, कॉमर्स, और हम दस्तगीर साहब जानते हैं कमर्शियल लेवल पर अपने लोगों को वहाँ पाकिस्तान आने की एक माहौल पैदा करना चाहिए। और एम्बेसी से बहुत ये फर्स्ट स्टॉप शॉप होती है जो ओवरसीज लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, खान साहब को मैं अभी देख रहा था, मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर भी था, मैं जो यूरोपियन पार्लियामेंट की साउथ एशिया डेलीगेशन है उनका भी मेंबर हूँ, तो मैंने मुख्तलिफ वज़ीरों के साथ मेरी मीटिंग अभी हो चुकी है। मैं इनकी प्रोग्रेस देख रहा हूँ, जो चाह रहे हैं इनके जो विजन। लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन की तरफ आप आएँ, तवज्जो दें, क्योंकि आप अभी अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, जो पाकिस्तानी निजात लोग हैं, उनको उनकी स्किल्स, नॉलेज और तजुर्बा अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सके। तो ये बहुत बड़ा एक वैल्यू एसेट है जो आपको फ़ायदा मंद हो सकता है आपके मुल्क के हवाले से। लेकिन आज फेडरिका मोगेरिनी भी आई थी ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग साइनिंग करने के लिए, अगेन एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे थे ये नहीं आएगी, ये कुछ लॉबिंग पड़ोसी मुल्क से भी हो रही थी। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। मैं एक जुमला शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं यूरोपियन पार्लियामेंट गया ब्रसल्स में, तो वाजिद साहब के एक कॉलीग ने मुझे एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा। उन्होंने कहा कि यू शुड कम सी अस इवन व्हेन यू डोंट नीड अस। हमें तब भी आकर मिलें जब आपको हमारी ज़रूरत ना हो। हमें एक्चुअली अपनी डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमने अपनी डिप्लोमेसी को काफ़ी हद तक जो है, हमें ये लगता है कि डिप्लोमेट्स जो हैं वहाँ कोई अयाशी कर रहे हैं या कोई छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन हमें अपनी डिप्लोमेसी में बहुत सीरियस इन्वेस्टमेंट। जब बुरी खबरें जाएंगी, पता चलेगा करप्शन हो गई है, बर्बाद कर दिया मुल्क को, खा गए मुल्क को, कर्जे लेके खा गए, तो फिर जाहिर है क्या डिप्लोमेसी होगी? नहीं, यहां तक कि इमरान खान साहब ने, इस तरह की डैमेजिंग बात है ना, कि उन्होंने कंटेनर पर कहा था IMF को कि इस हुकूमत को कर्जे ना दें, अगर हम हुकूमत में आए तो हम वापस नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानी सियासतदानों को समझ आनी चाहिए। और ये भी मैं अपने तजुर्बे से बात कर रहा हूं कि मैं जब यूरोपियन पार्लियामेंट में गया तो 1-2 पार्लियामेंटेरियंस ने यूरोपीय ममालिक के फौरन अपना आईपैड खोलकर डॉन अखबार की वेबसाइट खोल के मुझे खबरें पढ़ाई पाकिस्तान की। तो हमारा ये ख्याल है कि अगर हमारी खबरें वहां नहीं जा रही तो वो खबरें अब इंटरनेशनली अवेलेबल है, हमें इसका अवेयर होना चाहिए। उसके मुताबिक केसेस तो है ना सर, सजा हुई है मियां नवाशी साहब को, बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, उनका केस खुल रहा है, उनके फाइलें खुल रही है, तो ना करते तो पाकिस्तान का इमेज बेहतर होता है। देखें, जो चीजें अदलिया में हैंडल हो रही हैं उससे क्रिटिसिज्म नहीं होता। क्रिटिसिज्म तो आया पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसीज के ऊपर, सिक्योरिटी पॉलिसीज के ऊपर, कि अपने 26,000 शहरी शहीद करवा के भी, 6,000 फौजी शहीद करवा के भी हमें बार बार जाके वजाहतें देनी पड़ती हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है, अपनी अफगान पॉलिसी पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस तरह हैंडल करते हैं। अच्छा भाई साहब, ये फरमाइए सर, ये जो महंगाई आ रही है, अभी गैस की कीमत में 145% इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, खाने पीने की अशिया जो वो पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती, किल्लत पैदा हो रही है उसकी, तो सर इसका क्या जवाब देगी गवर्नमेंट? सर मैं आपसे गुजारिश करूं जी, 5 साल में करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5 बिलियन से 19 बिलियन हुआ, ये हमने नहीं किया। 5 साल में बैरूनी कर्जे दुगने हुए नून लीग के, ये हमने नहीं किए।
5 साल में आपने रुपया लेकिन उससे वो तो चले गए ना सर, लोग तो आपसे पूछ रहे हैं, अभी रमजान आ रहा है सर, रमजान में आप अंदाजा लगाइए सर कीमतें कहां से कहां जाएंगी। नहीं, मेरी गुजारिश सुने, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये जो 6-7 महीने हमने लगाए हैं, ये IMF की गोली बेइंतहा कड़वी आ रही थी, और ये इस हुकूमत की और प्राइम मिनिस्टर की जद्दोजहद है कि कड़वी अभी भी होगी गोली, लेकिन पहले से बहुत कम। आप सोच नहीं सकते कि वो क्या क्या डिमांड्स कर रहे थे कि रुपया को किधर ले जाएं और कितने नए टैक्स लगाएं और गैस की कीमत कहां ले जाएं और बिजली की कीमत कहां ले जाएं। ये अब IMF की डील आने वाली है और गोली अभी भी कड़वी होगी, लेकिन जो वो सोच रहे थे उससे बहुत कम कड़वी होगी। अभी IMF आया नहीं है, पहले कीमतें सारी बढ़ा दी, अब क्या करना है? बेड़ा तो रुपए को जब आप 105 आर्टिफिशियली रखेंगे और वो गिर के 140 पे आएगा तो तबाही तो मचनी है, महंगाई तो आनी है उस पे। लेकिन हमारे सब एक्सपोर्ट्स में, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना चाहिए था ना सर। सर हुआ 40 पे पहुंच गए, 30% डिवैल्यूएशन हुई है, एक्सपोर्ट सिर्फ 1.8% बढ़ी है। हाँ जी, ओवर 7। खुरम दस्तगीर, इन स्टेटिस्टिक्स में मत जाएं। आपने आखिरी साल एक्सपोर्ट अच्छी बढ़ाई है 13%, लेकिन आपके पहले 3-4 साल एक्सपोर्ट जो है वो 24 बिलियन से घट के तकरीबन 20 पे आ गई थी। तो शुरू में ऐसे होता है, हमें थोड़ा मौका दीजिए। ठीक हो गया खुरम साहब, ऐसे मौका तो देखिए, इन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। पाकिस्तान की सनत पिछले साल 5.8% पर ग्रो की थी, इस दफा मनफी है, गिर गई है 2.8%। बिजनेस का कॉन्फिडेंस 26% गिरा है, +14 से -12 हो गया है। दुनिया की क्रेडिट एजेंसियां जो हैं मुस्तकिल पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग नीचे कर रही हैं। बात यह है कि इनकी तरफ से जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुई है, बेतदबीरी हुई है, उसने पाकिस्तान की आवाम की गर्दन तोड़ दी। पहले तो कमर तोड़ था ना, अब तो गर्दन तोड़ महंगाई है। सर ये फरमाइए कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब की कल जमानत नहीं होती तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या रद्द-ए-अमल होगा सर? जी, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, कानूनी भी, सियासी भी, और हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। हम उनको इंसाफ के लिए, उनकी सेहत के लिए हम मुस्तकिल एहतजाज भी करेंगे, पार्लियामान में भी, पार्लियामान से बाहर भी। लेकिन मियां साहब नाराज हैं आप सबसे? ये मैं नहीं जानता जी। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? मेरी 3 हफ्ते पहले हुई थी, इससे पहले कि जब सबकी 3 हफ्ते पहले हुई है सर। सबकी 3 हफ्ते पहले हुई है, तो उस वक्त तो उन्होंने हमसे कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। वो तो सिर्फ ये था कि जब मुझसे कोई सियासी सवाल पूछा जाता था तो वो गालिब का बड़ा बरमहल शेर सुना देते थे। अच्छा, ख्वासा साहब ने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।